आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आइए आज इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन की हिस्ट्री और इसकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हैं। 1 अक्टूबर 1949 में माओ जेडोंग की लीडरशिप में कम्युनिस्टों ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया। इंडिया की ओर से 1950 में चाइना के साथ में बायलैटरल रिलेशन को स्टार्ट किया गया, जिसके लिए इंडिया को ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ में जो भी फॉर्मल टाइज थे उनको खत्म करना पड़ा। अगर 1950 तक की हम बात करें तो इंडिया की कोई भी लैंड बॉर्डर चाइना के साथ में शेयर नहीं होती थी। लेकिन जब 1950 में चाइना ने तिब्बत को अनेक्स कर लिया, तो इनडायरेक्टली हमारी जो बॉर्डर तिब्बत के साथ में शेयर होती थी, वो चाइना के साथ में शेयर होने लगी। अगर हम बात करें इंडिया की एक जो अपीजमेंट पॉलिसी रही है चाइना को लेके या कह लें चाइना को खुश करने की पॉलिसी रही है, तो वो उसका एक लंबा इतिहास रहा है। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चाइना को एक इंफॉर्मेशन भेजी गई जिसमें बताया गया कि जो तिब्बत है उसकी लैंड को लेके इंडिया के कोई भी एम्बिशंस नहीं है। इंडिया बस इतना चाहता है कि तिब्बत के जो भी लोग हैं उनको उनकी कल्चरल फ्रीडम मिले और इंडिया के ही सपोर्ट से 1951 में तिब्बत और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें तिब्बत ने चाइना की सोवेनिटी को रिकॉग्नाइज किया और उनके अंडर अपने आप को रहने के लिए प्रतिबद्ध किया। अगर बात करें इंडिया और चाइना रिलेशनशिप को लेके तो 1954 में इसको और मजबूत करने के लिए और पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए 28 ऑफ अप्रैल 1954 को पंचशील एग्रीमेंट को साइन किया गया। 1954 में ही इंडिया के द्वारा एक नए मैप को प्रकाशित किया गया जिसमें अक्साई चीन को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बताया गया और इसको लेके चाइना काफी नाराज हुआ। तो तभी से लेके इंडिया और चाइना के बीच में जो एक उतार चढ़ाव की स्थिति थी रिलेशनशिप में, वो स्टार्ट हो गई और उसको सही करने के लिए या कह लें चाइना को खुश करने के लिए इंडिया ने 1957 से 1959 तक एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें यहाँ से बहुत सारे आर्टिसंस को और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स को चाइना भेजा गया। हालांकि इसके जवाब में चाइना ने बिल्कुल भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। तो इसमें से जो कुछ प्रमुख हैं वो बी राम मनोहर सिन्हा जी, जिन्होंने जो इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पेजेस को डेकोरेट किया, तो उनको भी चाइना भेजा गया। 1959 में चाइना की ओर से चाइना के प्रीमियर जॉ एनलाई, जिन्होंने नेहरू जी को लिखा कि जो 1914 का शिमला एग्रीमेंट है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में तिब्बत के साथ में एक बाउंड्री मैकमोहन लाइन को कंस्ट्रक्ट किया था या उस लाइन को ड्रॉ किया था, तो उसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया और तभी से लेके इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर एरिया में छोटी-मोटी डिस्प्यूट्स होना स्टार्ट हो गई। इन सब छोटी-छोटी लड़ाइयों का जो नतीजा था वो 1962 की वॉर के रूप में हुआ, जिसमें भारत को बुरी तरीके से हार का मुँह देखना पड़ा और इसमें भारत ने अपनी काफ़ी लैंड भी गँवाई। जैसे अक्साई चिन पार्ट जो है वो चाइना के कब्ज़े में तभी से है। लेकिन इसके जवाब में अगर कहें तो भारत ने कोई कठोर कदम नहीं उठाए कि तभी से चाइना के साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं उसको थोड़ा-सा कम किया जाए या उनके साथ जो ट्रेड है उसमें कमी लाई जाए। और इसके बाद 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, जिसके बाद में हालाँकि वो वॉर इंडिया जीता, क्योंकि 1963 के बाद से इंडिया ने अपनी आर्मी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई 1965 के बाद जिसमें बताया गया कि जो ये वॉर थी, ये भी चाइना बैक्ड ही थी। क्योंकि पाकिस्तान को उस समय ऐसा लगने लगा था कि 1962 के बाद इंडिया काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो उसके बाद तुरंत एक वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा या उस तरीके से उसको लड़ नहीं पाएगा। इसके बाद 1967 में इंडिया और चाइना के बीच में सिक्किम के नाथुला और चोला में कह लें एक स्मॉल स्केल पे वॉर होती है, जिसमें चाइना को हार का सामना करना पड़ा या कह लें चाइना को ज़्यादा नुकसान हुआ इंडिया के कंपैरिज़न में। तो इसके बारे में उतनी बात नहीं होती है क्योंकि चाइना अगर किसी भी चीज़ को लूज़ करता है, तो उसको दबाने की कोशिश करता है हमेशा से। इसके बाद से अगर कहें तो 1960 का जो पूरा दशक रहा और अर्ली 70s में इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में काफ़ी कमी आई। उनके या कह लें उनका जो रिलेशन था, वो काफ़ी बुरे दौर से गुज़र रहा था। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई या कह लें पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, उसको इंडिया ने जब लिबरेट किया, तो उसको लेके चाइना ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को कि ये
पाकिस्तान का इंटरनल मैटर था, इसमें इंडिया को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन को एक इम्प्रूव करने के लिए 1977 में इनिशिएटिव लिया गया और 1978 में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने बीजिंग विजिट किया, जिसके जवाब में चाइना की ओर से उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो थे हुआंग हुआ, उन्होंने 1981 में दिल्ली विजिट किया। लेकिन 1980s में ही 80s के टाइम में ही अगर कहें हम, तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने, उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया कि जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पे ट्रूप्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ जो भी हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है या बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पे उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, वो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ही शुरू किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम था क्योंकि अगर हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारे बॉर्डर एरियाज में, एक हमारे पास कोई अच्छी रोड नहीं है, अगर हमारा अच्छा कोई कनेक्शन नहीं है हमारे आर्मी के साथ में, तो जो हमारे कोई भी अगर हमारे पास अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट है तो हम उन तक पहुंचा नहीं सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। 1987 में जब अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा दिया गया और इंडिया में मिलाया गया, तो इससे चाइना काफी नाराज हुआ। चाइना में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और इसको लेके इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर एरियाज हैं या कह लें कंट्री वाइज रिलेशनशिप, उसमें काफी कमी आई, बहुत सारे डिस्प्यूट्स स्टार्ट हुए। तो इस टेंशन को देखते हुए ग्लोबल लेवल पे जो बहुत सारे लीडर्स हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया कि एक नई वॉर इंडिया और चाइना के बीच में फिर से होने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों को अलग रखते हुए 1988 में राजीव गांधी जी ने चाइना को विजिट किया और इंडिया और चाइना के रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ पंचशील को रिस्टोर करने की बात की गई। अगर इसके बाद हम बात करें तो 2007 में एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के जो भी लोग हैं, वो अगर चाइना जाने के लिए वीज़ा का एप्लीकेशन देते हैं, तो उसको डिनाई कर दिया और उन्होंने बताया कि ये तो हमारी टेरिटरी है, यहाँ के लोग हमारे अपने हैं और अपने ही लोगों को अपने देश में विज़िट करने के लिए वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि बाद में उन्होंने इस डिसीज़न को रिवर्स किया। तो ये कुछ 2007 तक की बातें थी। अगर वर्तमान स्थिति के बारे में हम बात करें, तो इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी खराब दौर से गुज़र रहा है और जिसकी शुरुआत 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ से ही हो चुकी थी, जो कि 72 दिनों तक चला, दोनों ओर सेनाएँ खड़ी रहीं, हालाँकि उसमें कोई कैज़ुअलिटी नहीं हुई। थोड़ी बहुत चोटें आई थी दोनों ओर की सेनाओं में। तो ये 72 दिनों तक जो चला, इसमें चाइना ने जो डिस्प्यूटेड एरिया वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, जिसको रोकने के लिए इंडिया की जो आर्मी है वहाँ पे गई और दोनों ओर की आर्मीज़ में एक झड़प हुई। 2019 में बीआरआई जो कि चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया और जिसका कारण बताया कि भारत किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता है, जो किसी की टेरिटोरियल सोवेरेनिटी को वायलेट करता है। तो उसको लेके चाइना काफ़ी नाराज़ हुआ और तभी से चाइना और इंडिया के बीच में जो टेंशन्स थी वो बढ़। वर्तमान 2020 की अगर बात करें, तो 10 मई को इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच में सिक्किम के नाथुला में एक क्लैश होता है, जो वहाँ से स्टार्ट होकर गलवान वैली, देप्सांग प्लेन्स और पंगोंग लेक तक फैल जाता है, जिसके लिए 6 जून को एक डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, जिसमें सबसे पहले मिलिट्री लेवल की टॉक हुई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला और परिणाम स्वरूप 15 और 16 जून की रात में दोनों ओर की जो आर्मी है उसमें एक बहुत तगड़ी भिड़ंत होती है, जिसमें भारत की ओर से लगभग 20 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई और बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि चाइना की ओर से भी 43 कैजुअलिटीज हुई। हालांकि चाइना ने इसको ऑफिशियली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही उन्होंने ऑफिशियली कोई डेटा रिलीज किया, क्योंकि चाइना डेटा के मामले में हमेशा चोरी करता रहा है, वो कभी भी अपने डेटा को पब्लिक नहीं करता है। तो अगर हम 1962 से लेके 2020 तक की बात करें और जो भी इंसिडेंट्स हुए उनको पॉइंट वाइज अगर एनालाइज करें, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो हम हमेशा से यही पाएंगे कि चाइना का जो एक अप्रोच रहा है इंडिया की ओर, वो कभी फ्रेंडली नहीं रहा है। चाइना बस इंडिया को एक मार्केट की तरह कंसीडर करता है, जिससे वो अपना एक यहाँ पे बिजनेस कर सके। अगर बात करें सीपीईसी, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो पीओके में से होके गुजर रहा है, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसको लेके इंडिया ने कभी भी चाइना को अपोज नहीं किया है
वो बस थोड़ी बहुत स्टेटमेंट दे देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर देखें तो चाइना हमेशा से पाकिस्तान का जो टेररिस्ट ग्रुप है उसके लिए यूएनएससी में वीटो करता आया है। चाइना के चाइना का जो भी जेस्चर रहा है इंडिया को लेके वो एक एनिमी की तरह रहा है। कभी भी वो इंडिया को चाइना ने कहीं पे सपोर्ट नहीं किया है। और उसके बाद भी हम इतने दिनों तक चाइना से जो एक रिलेशन रहा या ट्रेड रहा है, उसको कम करने के तरफ बिल्कुल भी नहीं गए। अगर हमने ये जो इनिशिएटिव अभी 2020 में हमारी जो वर्तमान सरकार है ले रही है, शायद इसको अगर पहले हमने स्टार्ट किया होता कि उनसे ट्रेड में कमी लाते, उनके साथ में जो भी हमारा ट्रेड है उसको कम करके हम और जो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एक बूस्ट अप देगा हमारे यहाँ की इकोनॉमी को। ऐसी चीज़ों के बारे में पहले ही सोचते तो आज की जो स्थिति थी, हमारी जो निर्भरता थी चाइना पे, वो शायद ही कम होती। क्योंकि अगर वर्तमान समय में हम देखें, बायकॉट चाइना के जो नारे लगाए जा रहे हैं, क्या इतना आसान है चाइना को इतनी जल्दी बायकॉट कर पाना? क्योंकि जब भी हम अपनी मार्केट देखते हैं, तो लगभग 70% चीज़ों पे चाइना ने कब्ज़ा करके रखा है। और जिसका कारण ये है कि वो अपने जो भी गुड्स हैं उनको इतने सस्ते दामों पे यहाँ बेचते हैं। और हमारे यहाँ के जो मिडिल क्लास पर्सन है या फैमिली है, वो अगर कोई बजट में उसको फ़ोन लेना है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, तो जब भी ऑनलाइन सर्च करे या कोई स्टोर में जाए तो उसको जो मैक्सिमम वेरिएंट मिलेंगे, वो चाइनीज़ होते हैं। तो उनका जो हमारी जो एक निर्भरता है चाइना पे वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसको कम करना होगा और ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन वर्तमान समय में हम यही कर सकते हैं कि उनके साथ जो भी हमारा ट्रेड है उसमें कमी लाएँ। हालाँकि ये हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है जिसका परिणाम है कि जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड था उसमें कमी आई है और हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो अब चाइना से शिफ्ट होके यूएस पे गया है, यानी यूएस हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। हमने उनके बहुत सारे ऐप्स को बैन किया है, जिससे उनके डिजिटल मार्केट पे एक स्ट्राइक कही जा सकती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स थे इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेके, जो मैंने कंपाइल करके आप तक पहुँचाया है। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इसको पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।